हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा है, लेकिन हमने 7 से 8 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है इस वीडियो में। 7 से 8 उन क्वेश्चंस में आप सभी को 2 से 3 क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके 5 से 10 नंबर इस वीडियो के माध्यम से ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, कहीं ना कहीं आप सभी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स जो तरल यांत्रिकी वाला चैप्टर है, यही सबसे इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर है। तो आप सभी को एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा कि आप सब अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से ही आपके 25 से 30 नंबर यहीं से अकेले मिल जाते हैं। बाकी चैप्टर्स को अगर आप एक बार नहीं भी तैयार कर पा रहे हो अच्छे से तो नहीं तैयार करना, बट इस चैप्टर को अच्छी तरीके से, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आप सभी को बताना जरूरी समझूंगा, यदि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो अभी आप सभी के पास मौका है कि आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 19 रुपये रखी गई है। आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल के हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न के सारे नोट्स हाईलाइट किए हुए मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। तो आप सभी जरूर परचेज करिए। फिलहाल आगे मूव करते हैं और आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नंबर 1 पर है ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन 2012 और 2016 और 2019 में पूछा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी इस क्वेश्चन का नंबर आ सकता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सभी को अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो इसे आगे वाले थर्ड सेम में भी पढ़ना पड़ता है। तो इसे अच्छे तरीके से अभी ही पढ़ लेना, कहीं ना कहीं आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ऊष्मा संचरण की पहली विधि में है आपका चालन विधि। ठीक है, चालन विधि क्या होता है कि आप सभी का कोई भी रॉड हो, ठीक है, सपोज करो ये आप सभी के लिए रॉड है। ठीक है, ये रॉड को अगर आप इधर से आप अगर गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को टक्कर देते हैं। ठीक है, तो पहले ये मॉलिक्यूल गर्म हुआ, फिर उसके बाद उसने उसको टक्कर दिया तो अगला मॉलिक्यूल, इस तरीके से अंदर ही अंदर चारों तरफ ऊष्मा फैल जाती है और देखते ही देखते बिना यहाँ पर आग दिए हुए ये वाला सिरा आपका गर्म हो जाता है। यही चालन विधि होती है। आई थिंक आप सभी चालन का उदाहरण अपने दैनिक जीवन में किसी भी सरिया रॉड को गर्म करके देखे होंगे। ठीक है, चालन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि चालन विधि जो होती है वो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होती है। ठीक है, और इस ऊष्मा स्थानांतरण में, इस ऊष्मा चालन में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। मतलब आपका पदार्थ ज्यों का त्यों ही बना रहता है, सिर्फ अंदर उसके मॉलिक्यूल टच करते हुए एक छोर से दूसरे छोर को गर्म कर देते हैं। आई थिंक आप सभी को चालन विधि समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं, आप सभी को संवहन विधि पता भी होगी। ठीक है, किसी द्रव या गैस को आप अगर गर्म करोगे, ठीक है, तो वह द्रव और या गैस जब गर्म करोगे तो वह हल्का हो जाएगा। जब हल्का हो जाएगा तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जब ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो जिस स्थान से वह उठा है वह स्थान खाली हो जाता है, तो वहाँ पर कोई भारी अणु फिर से आ जाता है, फिर से वह गर्म होगा, फिर से वह ऊपर उठ जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहती है और यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक उस पूरे जो भी आपने बॉयल में पानी रखा है, गैस रखा है, उस पात्र में जो भी गैस या पानी रखा है, द्रव रखा है, उसका तापमान समान ना हो जाए। ठीक है, तो यही आपके संवहन विधि है। ठीक है, विकिरण विधि जो होता है, विकिरण विधि में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यह संचरित होता है। यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी प्रकाश की चाल से भी अधिक तेजी से चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ऊष्मा स्रोत से निकलता है ये तरंग सीधा जहां पर हमें यूज करना है वहां पर होता है। मतलब इसके बीच में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चाहे चालन की तरह आपके ऊष्मा स्थानांतरण की कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, गर्म होकर के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना, कोई मतलब किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। जहां से निकला है इस ऊष्मा स्रोत से, आपको जहां पर अटैक करना है वहां पर ये टच कर जाता है। तो ये आपकी विकिरण विधि हो गई। ठीक है, और ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि कौन सी होती है? चालन होती है कि संवहन होती है कि विकिरण होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा जा चुका है कि ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि कौन सी है।
फिलहाल दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रसार गुणांक को परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करोगे तो उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को गर्म कर लो, ठीक है, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा फैलाव होता है। ठीक है, जो फैलाव होता है वही आपका, ठीक है, वही आपका प्रसार गुणांक है, वही ऊष्मीय प्रसार गुणांक है। मतलब कोई भी चीज़ आप गर्म करोगे तो उसके लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में, उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। जो यह वृद्धि हो रही है इसी को हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो बीमा में वृद्धि का मतलब होता है कि आपके लंबाई में वृद्धि हो रही है, कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कि आयतन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्रारंभिक बीमा का मतलब है कि रेखी मतलब आपके लंबाई में पहली लंबाई कैसी थी, आपका पहला क्षेत्रफल कैसा था, या पहला आयतन कैसा था, और ताप वृद्धि आपने कितना टेम्परेचर यूज किया। ठीक है, ताप वृद्धि में। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी समझ पाए हैं कि ऊष्मीय प्रसार गुणांक एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, आप सभी को पता चल पाया है कि किसी चीज़ को गर्म करोगे तो उसमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन जो भी होता है वही आपको दिखाना होता है। 3 प्रकार के प्रसार गुणांक आप सभी को देखने को मिलेंगे और इसका हमें डेरिवेशन भी करना होता है और इसके बीच में संबंध भी बताना होता है। लास्ट ईयर पूछा जा चुका है तो इस बार भी चांसेज हैं कि पूछे जाएँ। ठीक है, यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से डिनोट करते हैं और आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की आप ये फार्मूला बताओ जिस टर्म में ये लिखा है, तो बीमा में वृद्धि की जगह पर क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल इनटू ताप वृद्धि। अगर ऐसे ही पूछ लिया आयतन प्रसार गुणांक का बताओ, तो आयतन में वृद्धि अपान प्रारंभिक आयतन गुणित ताप वृद्धि। ठीक है, आई थिंक आप सभी को तीनों फार्मूले पता चल पाएंगे इस तरीके से। अब अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, तो अल्फा बीटा बराबर 2 अल्फा होता है और गामा बराबर 3 अल्फा होता है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा, एक नंबर में भी ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो अल्फा कामा बीटा कामा गामा, ठीक है, अनुपाती गामा क्या होता है, 1:2:3 का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आप सभी को ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं। आगे हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो इसका आप फार्मूला भी पता होगा, Q बराबर KA T2 - T1 अपान डी होता है। ठीक है, या T1 - T2 अपान डी होता है। तो ऊष्मा चालकता क्या होती है, इसको किस तरीके से डेरिवेशन करके निकालना होता है, इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, इन तीनों नियम से कोई एक नियम जरूर पूछा जाएगा, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं। तो इन तीनों नियम को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, कोई एक नियम जरूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर पेपर देख लो, कोई भी पेपर देख लो, इन तीनों नियम से एक नियम जरूर पूछा जाता है। समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, इसे समझाइए, मतलब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को समझाइए। ये मैकेनिकल के स्टूडेंट हो गए तो आपको थर्ड सेम में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कार्नोट इंजन की कार्यविधि अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो थर्ड सेम में फिर से ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना, कहीं ना कहीं आपके आने वाले टाइम में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक पूरी जानकारी आप सभी को क्लियरली समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना जरूरी समझूंगा जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स में नहीं जुड़े हैं, और जिन स्टूडेंट्स नहीं परचेज किया है तो उनके पास अभी भी गोल्डन चांस है कि 10 दिन में महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन कर लो, बिकॉज आप सभी को एग्जाम के 2 दिन पहले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो। तो अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो नोट्स थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद उस नोट्स को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल एक्टिव रहो टेलीग्राम पे। एग्जाम के 2 दिन पहले आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप उसे कड़क रिवीजन करके अपने एग्जाम को शानदार बना सकते हो। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।